हेलो हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मनु यादव जी, हरिओम गुर्जर जी, हेमंत जी, सादाब खान जी, नंदू जी, राहुल यादव जी, हिमांशु गुप्ता जी, अखिलेश जी, सूरज यादव जी, सलोनी जी, मुनेश चौधरी जी, अंगद जी, निखिल राजपूत जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का है इस समय क्लास में। और प्यारे साथी सेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। विभिन्न महापुरुष और उनके टाइटल्स की चर्चा लास्ट क्लास के अंतर्गत चल रही थी और यहां से आगे मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला। मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच पा रही होगी, वीडियो आप तक क्लियर पहुंच पा रही होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए फटाफट से। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है ठीक है। तो मेरे बच्चे क्या चर्चा कर रहा था लास्ट क्लास के अंतर्गत? विभिन्न जो महापुरुष हैं, महापुरुष और उनके उपनाम, महापुरुष और उनके उपनाम, इनकी चर्चा आपके साथ कर रहा था, है ना। जो विभिन्न महापुरुष हैं और उनको क्या टाइटल्स मिले हुए हैं, इसकी चर्चा कर रहा था। और लास्ट टाइम में मेरे बच्चा मैंने आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल तक करा दिया था। इसके आगे हम चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त की, कि समुद्रगुप्त को क्या टाइटल प्राप्त है। तो मेरे बच्चा भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। जिस प्रकार भारत का जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, वो अपनी विजय अभियानों के लिए जाना जाता था। इसी प्रकार से भारत में गुप्त वंश का एक शासक था, समुद्रगुप्त। उत्तर भारत के विभिन्न राजाओं को उसने युद्ध में पराजित करके या उनको विवश करके अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया, और इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद भाई हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, भारतीय पक्ष से खेलते थे, और मेरे बच्चा इन्हीं को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो मेरे बच्चे चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। ये चाणक्य एक महान दार्शनिक थे, एक महान राजनीतिज्ञ भी हम इनको कह सकते हैं। इन्हीं की कृपा दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर की थी, यानी कि एक बहुत बड़े मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अच्छा, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है आपसे, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर जी को मेरे बच्चा स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला का तात्पर्य ये आप जानती हैं, गायक रही हैं और बहुत ही मधुर गीत ये गाती थी। अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी, और मधुर आवाज के लिए कौन जानी जाती है? कोयल जानी जाती है। और कोकिला का मतलब भी कोयल होता है, यानी कि स्वर कोकिला, मधुर स्वर वाली कोयल लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के तौर पर भी जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण समाज सेवी थी, अल्बानियाई मूल की महिला थी, लेकिन इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई और बाद में समाज सेवा करने के कारण शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त इनको हुआ, और भारत की प्रथम महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1979 में मदर टेरेसा जी को प्राप्त हुआ। ठीक है जी। सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला कहा जाता था, भारत की कोयल, क्योंकि कविताएं लिखा करती थी और इनके कविताओं में रस हुआ करता था, मिठास हुआ करती थी, और इसीलिए इनको भारत कोकिला के तौर पर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और साथ ही कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो भी सरोजिनी नायडू ही थी। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के क्वेश्चंस जीके के अंतर्गत यहां से बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेरे बच्चा भारत, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी।
ठीक है जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ही थी। चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं एनी बेसेंट जी की। तो माता बसंत की उपाधि इनको प्राप्त है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता मेरे बच्चा की थी, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है जी। अच्छा, पीटी उषा कौन है? पीटी उषा एक खिलाड़ी, एक धावक रही है, महिला खिलाड़ी, महिला धावक रही है, और बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने के कारण इनको मेरे बच्चा क्या कहा जाता था? उड़न परी के तौर पर पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है जी? उड़न परी के तौर पर पीटी उषा को पुकारा जाता है, फ्लाइंग एंजल मेरे बच्चा। शहीद ए आजम का दर्जा किसे प्राप्त है? भगत सिंह जी को प्राप्त है। मेरे बच्चा, देश की आजादी के लिए भारतवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने प्राणों की बलि तक इन्होंने दे दी थी। असेंबली में बम फेंका जिससे अंग्रेजों के कानों तक भारतीयों की आवाज पहुंचे। उन्हें पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी भारतीयों की आवाज को बुलंद करना ये बहुत बड़ी बात है। अपनी आहुति देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर, खुद को दुख देकर देश के सुख की कामना करना कितने बड़े, कितना बड़ी महानता की बात है यार। कोई महापुरुष ही ऐसा काम कर सकता है, कोई देवदूत ही ऐसा कर सकता है मेरे। अच्छा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कालिदास के किस्से सुने तुमने? कालिदास पहले एक बहुत ही जड़ माने जाते हैं, लेकिन बाद में इतने महान विद्वान हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे बच्चा, ऐसा ऐसा वैसे लगातार हम पढ़ाई करते रहे तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कभी कभी। थोड़ा सा ऐसी मजाक की बातें भी बहुत जरूरी है। तो मैंने कालिदास जी के बारे में कुछ सुना है कि ऐसा था कि राजकुमारी का स्वयंवर था। पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। तो राजकुमारी का स्वयंवर था। उसने कहा कि भाई जो मुझे विद्वता में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। बड़े बड़े विद्वान इधर उधर से आए और सबको उस महिला ने, उस राजकुमारी ने हरा दिया। अब सारे के सारे विद्वान बड़े नाराज हो गए। बोले कि इसका विवाह महामूर्ख से कराएंगे। बोले चलो 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 रे लाला, चलो चलो चलो, ढूंढते हैं महामूर्ख कौन है। तो एक विद्वान, जिस एक व्यक्ति जिस जड़ पर बैठा हुआ था, पेड़ की उसी जड़ को काटने में लगा हुआ था, बोले कि इससे महामूर्ख कोई भी नहीं हो सकता, इससे महान विद्वान कोई हो ही नहीं सकता, यही सबसे महान विद्वान है, इसी को पकड़ लो बस। इससे महान विद्वान कोई, इससे महामूर्ख कोई नहीं हो सकता, पकड़ लो इसको। ब्याह करेगा कि हाँ आ करेंगे, आ जा नीचे। बोले तो चुप रहना, बिल्कुल कुछ बोलना मत। बोले ठीक। अब सब ले गए कि भाई ये महापुरुष आए हैं, बहुत विद्वान है, पर इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। तो भाई एकदम से द्वंद्व प्रारंभ हुआ। अब द्वंद्व प्रारंभ हुआ तो मेरे बच्चा जो है, राजकुमारी ने कहा ऐसे करके, यानी कि ईश्वर एक है। अब इनने सोचा कि लाला ये मुझसे ऐसे कह रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। इनने ऐसे कर दिया यूं कि तेरी दोनों फोड़ दूंगा। तो मेरे बच्चों, उन विद्वानों ने कहा वाह भाई वाह 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 वाह, आप कह रही है आत्मा एक है, ईश्वर एक है, और ये कह रहे हैं कि परमात्मा ने अपने आप को आत्मा और परमात्मा दो रूपों में विभाजित कर रखा है। वाह भाई, मजा आ गया यार। तो अब जो विदुषी महिला जो राजकुमारी थी उसने कही ऐसे, इनने कही कि लाला यूं कह रही तेरे एक चांटा मारूंगी। इनने ऐसे कर दी तेरे एक मैं घुसा दूंगा तेरे एक। ऐसे करे घुसा दूंगा। विद्वान वाह 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 वाह, आपने की प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इनने कहा कि भाई 5 तत्व एक हो गए जब जीवन पनपा है। तो भाई इस प्रकार से कहने का मतलब उन्हें जिता दिया। ब्याह हुआ। राजकुमारी के बाद में पता चला कि तो महामूर्ख है। शादी टूट गई। फिर मैया काली के भगत हो गए, माँ आदिशक्ति के भगत हुए, उनके आशीर्वाद से महान विद्वान हुए और बहुत सारी पुस्तकों की रचना उन्होंने की। बहुत विद्वान हुए मेरे बच्चे, माता आदिशक्ति के वरदान से। कालिदास ये कहलाए। और विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो और वशियम, न जाने कितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। जैसे आप कोई भी विद्वान, कोई भी व्यक्ति हो जो जड़ हो, वो भी महान विद्वान बन सकता है। कहते ना, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान।
तो मेरे बच्चा आप कभी भी अपने ऊपर क्या अविश्वास मत करना कि मैं नहीं कर सकता, बस यही सोचना आई कैन डू इट। बस मैं मेहनत करूंगा और सफलता की सीढ़ी को मैं चढ़ ही जाऊंगा, यानी कि मैं सफलता को प्राप्त ही कर लूंगा, ये सोचकर चलना हमेशा। चलिए नेक्स्ट, जमुनालाल बजाज। मेरे बेटा महात्मा गांधी जी के हर कार्यक्रम में सहायता करते थे और इसीलिए महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में ये जाने जाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र के तौर पर इनको जाना जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चा ये महात्मा गांधी जी के हर एक कार्यक्रम में सहयोगी के तौर पर रहते थे। चलिए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग। ये अमेरिका का ब्लैक गांधी के तौर पर इनको जाना जाता है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनील गावस्कर क्रिकेट खिलाड़ी थे, लिटिल मास्टर के तौर पर जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान इनको कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। हालांकि धीरे धीरे विराट कोहली एक एक करके इनके रिकॉर्ड्स को तोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने जमाने में सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे। मास्टर ब्लास्टर का संज्ञा इनको था। ध्यानचंद मेरे बच्चा हॉकी के जादूगर कहलाते थे, क्योंकि हॉकी के महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, मैं बता चुका हूँ। और कपिल देव, जिनके नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम में विश्व कप जीता था, मेरे बच्चा हरियाणा हरिकेन के तौर पर इनको जाना जाता था। क्या? हरियाणा हरिकेन के तौर पर इनको जाना जाता था। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण महापुरुष और उनके उपनाम, उनके टाइटल्स, ये मैंने कंप्लीट करा दिया, ये वाला टॉपिक। ठीक है जी। चलिए अब मेरे बच्चे हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, हिस्टोरिकल वॉर्स है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक लड़ाइयां, लड़ाइयां ना, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर्स, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयां। अब आप हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे तब आपको पता चल पाएगा कि भाई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयां कौन कौन सी, पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तब। लेकिन यहाँ वो हिस्ट्री का निचोड़ आप लोगों को मैं दे देता हूँ। कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा मुझे बताओ फटाफट से कि गुरु जी कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मेरे प्यारे साथी कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ, और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया, या तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, क्या इसका परिणाम रहा, किसने किसको पराजित किया, ऐसे करके मेरे बच्चा क्या आएंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, क्या आएंगे मेरे बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे। तो मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयां आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा में करने जा रहा हूं। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा मेरे बेटा, मेरे लाडले मेरे बेटा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। स्टार्ट करते महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाई। चलिए, तो सबसे पहले तराइन के युद्ध के साथ ही चर्चा करें। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ है। और मेरे बच्चा किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किसने किसको पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। अब देखो ये हमारा दुर्भाग्य था, यह शनिचर हम पे नाच रहा था। हम कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और पराजित करके अवैधान दे दिया, महापुरुष बन गए। अगर इस मोहम्मद गौरी को यही के यही मार दिया जाता तो शायद भारत गुलाम न बनता, शायद ये मध्यकालीन इतिहास हम नहीं पढ़ते, शायद इतिहास मध्यकालीन इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन होने को जो मंजूर होता है वही होता है। पृथ्वीराज चौहान की बुद्धि भ्रमित हो गई,
क्या मैं क्या ही कहूँ, ओ मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। अगली साल उसने बड़ी सेना इकट्ठी की, वो मानने वाला कहाँ था। अगली साल बड़ी सेना लेकर आया। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और इस बार वो बिल्कुल नहीं चूका। उसने कोई दया नहीं दिखाई, उसने कोई दया नहीं दिखाई और मेरे बच्चा पृथ्वीराज को अरेस्ट करवा दिया, मरवा दिया मेरे बच्चा। अब विभिन्न इतिहास की पुस्तकें कुछ और भी कहती हैं कि वो पृथ्वीराज रासो कुछ और कहती है, लेकिन कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि भाई पृथ्वीराज चौहान का इतिहास कहने का मतलब वहां से उसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वारा गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन ये मौका था पृथ्वीराज के हाथ में, यह मौका गवा दिया पृथ्वीराज। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। क्वेश्चन आएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? जयचंद को। सुना जाता है, ऐसा इतिहास की पुस्तकें बताती हैं कि 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इतिहास की पुस्तकें ऐसा कहती हैं। अब दुश्मन का साथ तो दे दिया कि, लेकिन दुश्मन किसी का सगा नहीं होता। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया, उसे भी हटा दिया रास्ते से। बोले कि ये मेरा साथ दे दिया तो बड़ा ये टेस्ट में आ रहा है, उसको भी हरा दिया। अपना चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपना फिर भी अपना होता है। कहते नहीं अपना मारेगा तो छाया में डालेगा, पराया मारेगा तो धूप में डालेगा, ऐसे कहते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। ऐसा माना जाता है कि महाराणा सांगा बाबर के पास गए और उन्होंने निमंत्रण दिया कि भाई तुम आओ और इस पर अटैक करो, इब्राहिम लोदी पर, मैं तुम्हारा संग दूंगा। ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। अब बाबर ने अटैक तो कर दिया इब्राहिम लोदी पर, पराजित भी कर दिया इब्राहिम लोदी को, लेकिन बाबर बड़ा नाराज हुआ। बोले यार महाराणा सांगा ने साथ ही नहीं दिया, और बाई चांस में युद्ध हार जाता तो इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन होता? कि महाराणा सांगा होता। अगली साल उसने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा और राणा सांगा के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा। एक क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो मेरे बच्चे बाबर ने जिहाद का नारा, धर्म युद्ध का नारा इसी खानवा के युद्ध में दिया था। राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ा। राणा सांगा ने भी राजपूतों का एक संगठन बनाया था, राजपूताना के नाम से, और राजपूताना के नाम से संगठन बनाया। लेकिन इतिहास की पुस्तकें बताती हैं कि राजपूत शासकों का एक नियम होते थे, वो नियमों में बंधे हुए थे। दिन के समय धुआंधार युद्ध हुआ और बाबर को काफी पीछे धकेल दिया सेना ने। रात के समय वो चैन से सो रहे थे, बोले अब तो ये बाबर आएगा नहीं, भाग गए थे, चैन के साथ सो रहे थे, और रात्रि के समय सोती हुई राजपूत सेना पर अटैक किया था बाबर की सेना। इतिहास की पुस्तकें कहती हैं, और इस प्रकार से महाराणा सांगा घायल हुए। और आप जानते हैं राजा युद्ध में घायल हो जाए या मारा जाए, मेरे बच्चा युद्ध विपक्षी दल जीत जाता है। और इस प्रकार से खानवा का युद्ध बाबर की सेना ने जीता। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी में हुआ। बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में हुआ। बाबर ने अफगानों को पराजित किया। इस प्रकार से मेरे बच्चा बाबर ने 4 साल में 4 युद्ध लड़ लिए, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529। 4 युद्ध 4 सालों में, बताओ। संतुष्ट ही नहीं हो रहा था। पहले हम बटे हुए थे, बटे हुए थे मेरे भाई हम। आज का जो जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ये पहले रियासतें हुआ करती थी। हम लोग संगठित नहीं थे, हम लोग बटे हुए थे, और विदेशी शक्तियां हमारी इसी लड़ाई का, इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर हम पर अटैक करती थी, और फिर उसको कोई
गाजी की उपाधि धारण करता था, कोई उपाधि धारण करता था, कोई उपाधि धारण करता था। आज जैसा अखंड भारत होता तो हम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती हर किसी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करती है तो पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाता है बस कैसे भी करके ट्रंप महोदय में बचा लो बस, नहीं तो मोदी मार डालेगा। तो मेरे बच्चा, कहने का मतलब संगठन में शक्ति होती है। अपना कितना भी बुरा क्यों न हो वो अपना ही रहता है, हमेशा ध्यान रखो। इतिहास हम किस लिए पढ़ते हैं? जिस प्रकार भूगोल का दैनिक जीवन में महत्व है, इतिहास का दैनिक जीवन में महत्व है। इतिहास हमें सबक सिखाता है कि हमारे पूर्वजों से जो गलतियां हुई वो गलतियां हमसे ना हो। हम संगठित होकर रहे, हम जाति धर्म से ऊपर हमारा एक ही भाव होना चाहिए, वो राष्ट्रीयता का भाव होना चाहिए। हम भारतीय हैं, ना हम किसी जाति से बिलोंग करते हैं, ना हम किसी धर्म से, ना पहले हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं है, हम पहले भारतीय हैं मेरे बच्चा। हमें एकता होनी चाहिए और वो जो एकता, वो संगठन है, वही मेरे बच्चा हमें विजेता बनाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला चौसा का युद्ध मेरे बच्चा कब हुआ? 1539 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया है। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। बताओ जी, किसने किसको पराजित किया? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई है भैया? 1556 ईस्वी में हुई है। अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा के किलों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की गद्दी पर मध्यकाल में बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक अगर कोई था तो वो हेमचंद्र विक्रमादित्य। उसने अधिकांश युद्ध लड़े, अधिकांश युद्ध जीते। इस बार अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। उसके अभिभावक के तौर पर काम कर रहे थे कौन काम कर रहे थे बताओ? बैरम खान काम कर रहे थे। युद्ध हुआ। अकबर युद्ध के मैदान से 8 किलोमीटर दूर खड़ा था क्योंकि उसकी सेना जो है, हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना अकबर की सेना से दोगुनी थी। लेकिन युद्ध का सीधा सीधा नियम है कि राजा अगर मारा गया तो युद्ध विपक्षी दल जीत जाता। यहां सबसे बड़ी भूल थी हेमचंद्र विक्रमादित्य की कि युद्ध के मैदान में खुद आ गया। और इधर बैरम खान के नेतृत्व में एक टुकड़ी बनाई गई जिसका एकमात्र काम था निशाना बनाना किसको? अकबर को। तो सॉरी, हेमचंद्र विक्रमादित्य को। हेमचंद्र विक्रमादित्य को निशाना बनाया गया, वो घायल हुआ, मारा गया, युद्ध अकबर ने जीता। मेरे बच्चा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन। दक्षिण भारत का एक महान प्रतापी वंश था विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने इसकी स्थापना की। कृष्ण देवराय द्वितीय जैसे महान शासक इस विजयनगर साम्राज्य के हैं। जब बाबर ने बाबरनामा नाम की पुस्तक लिखी थी तो बाबरनामा नाम की अपनी आत्मकथा में बाबर ने भारत में 2 महान शासकों का जिक्र किया था, एक राणा सांगा और एक कृष्ण देवराय द्वितीय। राणा सांगा नॉर्थ इंडिया के और कृष्ण देवराय द्वितीय साउथ इंडिया। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। खैर, विजयनगर साम्राज्य को भी चारों तरफ से घेर कर पराजित किया गया और तहस नहस किया गया। तो बार बार कह रहा हूं, संगठन में शक्ति होती है। हम मिलजुल कर रहते हैं तो कोई हमें विजित नहीं कर सकता। कक्षा 4-5 से आपको यही सिखाया जा रहा है कि मिलजुल कर रहो, एक होकर रहो, कोई नहीं हरा पाएगा। अगर एक दूसरे से ही दुश्मनी रखोगे तो फिर हार सुनिश्चित है। मेरे बच्चा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।
अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। क्वेश्चन कैसे आएगा? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। किसने किसको पराजित किया? अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। लेकिन महाराणा प्रताप का जज्बा ही अलग था मेरे भाई। एक विशाल सेना अकबर के नेतृत्व में, और वो छोटा सा क्षेत्र अशासक था। अधीनता अकबर की फिर भी स्वीकार, घास की रोटियां खाई लेकिन अधीनता अकबर की स्वीकार। इसीलिए महाराणा प्रताप को महान माना जाता है। समय बदल रहा भाई, समय करवट लेता है। भगवान भी जानते थे कि भाई अब यहां मुगलों के राज से इस देश की जनता को बचाना है, और सत्ता परिवर्तन हुआ। अंग्रेज आए। अंग्रेज भी अच्छे नहीं थे, लेकिन भाई क्या इतिहास दोहराता है। जैसे आपने कमजोर को दबा के शासन किया, अब आप कमजोर हो तो आप पर भी तो कोई शासन करेगा। तो मुगलों का पतन सुनिश्चित हुआ। सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ मेरे बच्चा। ये युग परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। प्लासी का युद्ध नहीं, युग परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित। अंग्रेज आए काय के लिए थे? मसालों की यानी कि व्यापार के उद्देश्य से आए, और यहाँ की सत्ता पर धीरे 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 काबिज हुए। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट बंगाल पर कब्जा नहीं किया, अपना एक कठपुतली शासक बंगाल पर बैठा। बोले जैसे हम कहें वैसे करो, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। सन 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की विजय और फ्रांसीसियों की पराजय, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां भी बहुत सारी आई थी भारत में। डेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, इनमें भी एक दूसरे के साथ युद्ध हुआ कि भाई भारत पर कौन विजय प्राप्त करेगा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, और का वर्चस्व हम ही रखेंगे। वर्चस्व की लड़ाई कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है मेरे भाई। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? सन 1761 ईस्वी में। किसने किसको पराजित किया? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। मेरे बच्चे, पानीपत की तीसरी लड़ाई, इस लड़ाई में देखो कितनी दूर से एक शासक आया, और ये मराठों का किसी ने साथ नहीं दिया। मराठों का साथ देने से डर रहे थे लोग। अब क्या ही बताया जाए, बेचारे हार गए। हालांकि ये मराठे हार तो गए, लेकिन मराठा शक्ति का पतन नहीं हुआ। मराठा शक्ति एक बार फिर से उभरी, और मराठे यहां तक के शक्तिशाली हुए कि उन्होंने मुगल शासक को अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली पर बिठाया था। मुगल शासक को अपना प्रतिनिधि बना दिया और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। बहुत बड़ी बात थी मेरे भाई। तो मेरे बच्चा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? सन 1761 ईस्वी में। अच्छा चलिए, अब धीरे धीरे अंग्रेज पावरफुल हो रहे थे। सन 1764 ईस्वी में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ है। सन 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना कठपुतली शासक बंगाल की गद्दी पर बिठाया। बंगाल के नवाब, कठपुतली शासक। जब बंगाल का एक नवाब था मीर कासिम, मीर कासिम ने थोड़ा सा अंग्रेजों के खिलाफ जाने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों ने तुरंत उसे हटा दे, रिमूव कर दिया, अपदस्थ कर दिया। हटा, चलो कुछ रिमूव्ड। जब वो अपदस्थ हुआ, रिमूव हुआ, तो उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण पकड़ी कि भाई देखो मेरे साथ गलत हुआ है। सुजाउद्दौला बोला कि भैया मैं अकेला तो तेरी सहायता नहीं करूंगा, चलो कर पाऊंगा, चलो मुगल बादशाह के पास चलते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास गए। उन्होंने कहा कि सरदार कैसे से बात है, वर्चस्व की लड़ाई है। आज अगर मुझे गद्दी नहीं मिली
तो जाएगी आपकी भी गद्दी। बोले अच्छा, तो मौका है कि चलो चौका लगाओ। तीनों ने त्रिगुट बना लिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर। बक्सर का युद्ध हुआ भाई, सन 1764 ईस्वी में हुआ। और सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने अब इतिहास बदल रहा था, समय बदल रहा था। अब वो मुगलों के अनुकूल नहीं था समय, सत्ता परिवर्तन का दौर था। अब मुगलों के चालाकियों नियमों का उल्लंघन वो सब काम करने वाला नहीं था। अब रात में लड़ लो चाहे दिन में लड़ लो, कभी भी लड़ लो, क्योंकि अंग्रेज भी धुरंधर थे, वो कोई राजपूतों जैसे नियमों को मानने वाले नहीं थे। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर, तीनों के त्रिगुट को ही पराजित कर दिया। लो, जहां प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल की गद्दी प्रदान की, वहीं से बक्सर के युद्ध ने दिल्ली की गद्दी प्रदान कर दी। हालांकि अभी भी डायरेक्ट अंग्रेज बहुत चालाक थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया, लेकिन क्या वो डायरेक्ट अमेरिका क्या वहां सत्ता संभालने लगा? नहीं, सत्ता अभी डायरेक्ट नहीं संभाल रहा वो। अभी क्या नैन्सी रोड्रिग्स करके, जो वहां की वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी, वही राष्ट्रपति का पदभार संभाल रही है। लेकिन उनसे जो कहा जा रहा है, मार्को रूबियो के नेतृत्व में की अमेरिकी कमेटी जो कह रही है वही काम वो कर रही है। यानी कि एक प्रकार से कठपुतली शासिका बना दी है, नैन्सी रोड्रिग्स को बना दिया है। अब भैया डायरेक्ट अगर वो वेनेजुएला की गद्दी पर शासन करने के आतुर हुए तो वहां की जनता विरोध करेगी। ये जनता को थामे रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा ही अंग्रेज कर रहे थे भाई, डायरेक्ट गद्दी नहीं ले रहे थे, कठपुतली शासक बिठा रहे थे। इलाहाबाद की संधि हो गई इसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, अब तो वो कठपुतली बन गया भाई। 1857 की क्रांति कब हुई है भाई? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में हुआ। अब अंग्रेजों के खिलाफ भी बिगुल बजने लगा। पहले दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सताया, फिर मुगलों ने सताया, अब अंग्रेज सताने लगे। अब भारतीय जनता, मेरे बच्चा, उग्र हो रही है, और जनता उग्र हुई तो देश को स्वतंत्रता। मेरे बच्चा, स्वतंत्रता के बाद भी युद्ध हुए हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, चीन ने भारत को हराया, चीन ने भारत को हराया। अक्साई चीन नाम का क्षेत्र ले लिया हमसे। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई करने में लगे हुए थे, उधर चीन जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, ईट फ्रॉग फर्स्ट। कठिनाइयां भी मेरे बच्चा अच्छी होती है, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हमारे बगल में पाकिस्तान बैठा था, इधर चीन बैठा था, इसीलिए हमने विकास किया, और आज विश्व में टॉप 5 शक्तिशाली देशों में हमारा नाम आता है। हमारे पास विश्व का वो हर आधुनिक हथियार है जो विश्व स्तर पर बनाए गए हैं। हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास हाइड्रोजन बम है, हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हर देश हमसे टकराने का जरूरत नहीं कर सकता। जिसे खुद के अस्तित्व को ही मिटाने पर जो आमादा हो, वही हमसे लड़ने की जरूरत करेगा, क्योंकि भारत को अब मिटाया नहीं जा सकता। युद्ध में मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा अगर युद्ध हुआ। भारत से कोई अटकेगा तो भारत के पास विनाशकारी हथियारों का जखीरा है। लेकिन अगर ये शत्रु देश हमारे अगल बगल में न होते तो क्या सैन्य क्षेत्र में भारत इतनी प्रगति करता? शायद नहीं करता। इसीलिए मेरे बच्चा, कभी भी ध्यान रखना, कठिनाइयों से कभी भी डरना मत, कठिनाइयों में मुरझाना मत मेरे बच्चा, कठिनाइयों में खिलखिलाना,
एक कहावत है कि मेरे जख्म मेरे जेवर हैं, मेरे विरोधी मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि इन्हीं ने मुझे आगे बढ़ने को मजबूर किया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखूंगा जो होना है, आखिरकार पता तो चले ये मिट्टी है कि सोना है, मिट्टी है कि सोना। तो मेरे बच्चा, कठिनाइयां से डरना नहीं है। ये कठिनाइयां मेरे बच्चे मौका देती हैं अपने आप को तराशने का। जो तराश लेता है वो हीरा बन जाता है, सोना बन जाता है, और जो नहीं तराश पाता वो ढेर हो जाता है। अपने आप को तराशिए। मैं जानता हूं आप मैं काबिलियत है, आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, और अपने आप से बिल्कुल भी अपने आप के प्रति अविश्वास मत प्रकट कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कुएं पर बार बार रस्सी जब आती है तो शिला पर, कुएं की शिला पर निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार आप नित्य निरंतर अभ्यास करोगे तो निश्चित तौर पर आप भी महाविद्वान बन जाओगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। और आगे बढ़ते हुए इसके बाद 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत की विजय हुई। 1971 ईस्वी में द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत की विजय हुई, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, भारत और पाक के बीच हुआ, भारत की पाक पर विजय हुई, विजय हुई। ये भी पाकिस्तान पर विजय हुई, पाक पर विजय। पाक यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विजय। ठीक है, पाकिस्तान पर विजय हुई है, पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान पर ही विजय हुई है, पाक शॉर्ट में लिख दिया था, पाकिस्तान पर विजय हुई है। ठीक है जी, इसके बाद ये युद्ध समाप्त होते हैं मेरे भाई। अब हम जरा चर्चा करेंगे, हैं किन की चर्चा करेंगे मेरे बच्चा? भारत के प्रमुख लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, फोक डांसेस। क्वेश्चन कैसे आता है? बिहू कहां का लोक नृत्य है? गरबा डांडिया कहां का लोक नृत्य है? भांगड़ा गिद्दा कहां का लोक नृत्य है? ऐसे करे क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न राज्य और उनके लोक नृत्य का संबंध आपसे पूछा जाता है। किसका संबंध पूछा जाता है? लोक नृत्य का संबंध पूछा जाता है। देखिए, भांगड़ा कहां का लोक नृत्य है जी? पंजाब का है, पंजाब का है भांगड़ा। घूमर कहां का लोक नृत्य है जी? राजस्थान का है। भांगड़ा के साथ साथ गिद्दा भी कर लो, भांगड़ा के साथ साथ क्या कर लो? गिद्दा भी कर लो। ये कहां का लोक नृत्य जी? पंजाब का है। घूमर ये कहां का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। ठीक है जी। अच्छा, अब बिहू भाई वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां का लोक नृत्य? असम का है। मुखौटा लोक नृत्य कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। गरबा कहां का लोक नृत्य है? गरबा डांडिया ये लोक नृत्य कहां के हैं? गुजरात के हैं भाई। छऊ नाम का जो लोक नृत्य है वो कहां के आता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। वो इन इन क्षेत्रों में किया जाता है, इन क्षेत्रों से संबंधित है छऊ मेरे बच्चा। इसके बाद ओडिसी, ये तो एक शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है भाई। ये क्या एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी।
ये कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहां का लोक नृत्य जी? कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य। रऊफ ये कहां का लोक नृत्य? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। रऊफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। बोलो जी मेरे बच्चा। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ। दामली, दामली भी है, दामली। ये कहां का लोक नृत्य है भाई? जम्मू कश्मीर। मेरे प्यारे बच्चा, रासलीला, रासलीला नौटंकी ये कहां के लोक नृत्य है? नौटंकी और रासलीला तो मेरे बच्चा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। तमाशा है ये कहां का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। वर्ली, वर्ली कहां का लोक नृत्य है? वर्ली ये भी महाराष्ट्र का है। एक लोक नृत्य नाटी, नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश। नाटी नाम का लोक नृत्य है यहाँ। एक बिहार और झारखंड का लोक नृत्य जाट जाटिन विदेशिया। बिहार झारखंड यहाँ का है विदेशिया, विदेशिया जाट जाटिन ये लोक नृत्य है मेरे बच्चा। विशेष तौर पर बिहार झारखंड का नाम हटा सकते, विशेष तौर पर बिहार के लोक नृत्य है। कहाँ के? बिहार के। नाम क्या है? विदेशिया जाट जाटिन। एक कालबेलिया है, कालबेलिया नाम का लोक नृत्य है। कालबेलिया। और ये जो कालबेलिया लोक नृत्य ये कहां से संबंधित है? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, इनसे संबंधित। राजस्थान, मध्य प्रदेश इनसे संबंधित। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक मेरे बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कर्नाटक में आपने देखा यक्षगान एक भूतकोला के नाम से भी है। यहाँ भूतकोला के नाम से भी यहाँ शास्त्रीय नृत्य है कर्नाटक में। भूतकोला, हाँ, भूतों से संबंधित युद्ध होगा वो। हाँ, युद्ध नहीं, नृत्य, नृत्य कहेंगे, नृत्य। तो मेरे बच्चे ये भी नृत्य है यहाँ। और कोई नृत्य जो आपको ध्यान में आ रहा हो, जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, वो बताओ भाई। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की बेटा बहुत सारी चीजें, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, हैं, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। एक है मेरे भाई चेराओ नृत्य, मिजोरम का चेराओ नृत्य है। चेराओ नृत्य है कहाँ का? मिजोरम का है। चेराओ नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। और कोई नृत्य अगर आपको याद हो और मैंने नहीं कराया हो तो मुझे बता सकते हैं। नहीं, कुचिपुड़ी नहीं, मैं लोक नृत्यों की बात कर रहा हूँ। लावड़ी भी महाराष्ट्र का ही है भाई। एक बच्ची बता रही लावड़ी नृत्य है, लावड़ी ये महाराष्ट्र का है। वर्ली, तमाशा, लावड़ी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य। और बताओ भाई। बोलो बोलो बोलो। रासलीला बता दी भाई मैंने, बता दी रासलीला। चलिए तो फिर कोई बात नहीं। अब इन्हीं के साथ साथ मेरे बच्चा ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य रहे, और इन्हीं के साथ साथ अब इस क्लास का अंत हम लोग करेंगे। दी एंड, समाप्त करने जा रहे हैं क्लास को। दी एंड, ठीक है जी। तो मेरे बच्चा आज मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें कराने का प्रयत्न आप लोगों को। कल फिर से मेरे बच्चे हम लोग एक बेहतरीन सा सेशन लेकर आपके सामने आएंगे और आप लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, झूमर और कर लो यार। एक झूमर नृत्य है, झूमर। घूमर जो है वो राजस्थान से संबंधित है और झूमर का संबंध हरियाणा से है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। झूमर का संबंध हरियाणा से है, बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली। आपने झूमर का नाम याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल भी बेहतरीन से नृत्य लेकर आऊंगा आपके लिए, यानी बेहतरीन से टॉपिक, बेहतरीन से सेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।